पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 से जुड़ी एक और बीमारी उभर कर सामने आई है, जो कि मेनली कोविड से रिकवर होने के बाद पेशेंट्स में हो रही है। यह एक ब्लैक फंगस यानी म्यूकर के इन्फेक्शन से होती है और कोविड से रिकवर होने के बाद पेशेंट्स के साइनसेस में या आँख में, नाक में, यहाँ तक कि ब्रेन तक को इन्वॉल्व कर रही है और इससे ब्लाइंडनेस और डेथ का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली ये एक बहुत रेयर तरह का इन्फेक्शन होता है, बट पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों ऐसे केस सामने आए हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। क्या होता है ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस और कैसे करें इसका इलाज और बचाव, यही है हमारा आज का टॉपिक। बेसिकली ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस में होता क्या है? इस डिजीज़ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसके अंदर फंगस का अटैक होता है और धीरे धीरे फंगस मल्टीप्लाई करने लगता है और जिस जिस टिश्यू में वो मल्टीप्लाई करता है उस टिश्यू को वो परमानेंटली डैमेज करता जाता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक बार ये बढ़ने लगता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजुअली ये हमारे नाक और मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर आता है और यहाँ की जो म्यूकोजा है और इसके आसपास का जो साइनस वाला एरिया है, वहाँ पर ये फंगस अटैच हो जाता है और फिर वो मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें इन्फेक्ट होते हैं। धीरे धीरे ये इन्वेड करता करता हमारी आँख तक, आँख की नस तक, यहाँ तक कि ब्रेन तक भी पहुँच सकता है और इस स्टेज पर ये बहुत जानलेवा हो जाता है। इस स्टेज पर ऑलमोस्ट 50% इसमें डेथ रेट होता है। हम ये समझते हैं कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयर होता है, क्योंकि बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है फंगस से लड़ने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। बट जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तब ये फंगस का अटैक बढ़ जाता है। नॉर्मली फंगस के जो स्पोर्स हैं वो हमारे एयर में या सरफेसेस पे बहुत कॉमनली मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड या ऐसी कोई मॉइस्ट चीज़ बाहर रह जाती है तो उस पर 1 या 2 दिन में ही फंगस ग्रो करने लगती है। बट बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज़्म है वो इससे हमारा बचाव करके रखता है। कोविड-19 वाले पेशेंट्स में एक तो पहले से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है, साथ के साथ में कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि उस समय जान बचाने के लिए ज़रूरी रहती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। बट उनका एक साइड इफ़ेक्ट ये रहता है कि उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड से रिकवरी के बाद हमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरी एक वजह है कि कोविड से रिकवरी के टाइम पे काफ़ी पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंटिन्यूसली ट्यूब के थ्रू नॉस्ट्रिल्स तक या कई बार इंट्यूबेट करके फेफड़ों तक हमें एयर का सप्लाई बना के रखना पड़ता है। तो ये जो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स हैं, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर की वजह से इसमें फंगस डेवलप होने लगती है। तो ये भी एक कारण है कि डायरेक्टली बॉडी के अंदर फंगस के जो स्पोर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जाने लगता है। तो ये भी एक कारण है जिससे कि कोविड पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शंस कॉमन हो रहे हैं। तीसरा कारण है कि इस बीमारी में ही जो वायरस का अटैक है, उस वायरस के अटैक से हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी इम्यूनिटी देने वाले जो सेल्स हैं, जो बॉडी में आने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं, उनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। जो हमारे CD4 और CD8 सेल्स हैं, उनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो यदि हमारा वाइट ब्लड सेल काउंट अगर लो हो रहा है तो यह भी एक रिस्क फैक्टर है हमें फंगल इन्फेक्शन होने का। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं? ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं वो हमारे नाक और मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम हमें आता है वो नोज़ में ब्लॉक होने का फीलिंग होती है, यानी कि नोज़ ब्लॉक अगर हमें हो रहा है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर नोज़ के थ्रू ये फेस में जो साइनसेस होते हैं
उन साइनसेस में पहुंच जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे सूजन होने लगती है और हमारे जो साइनस हैं उनके ऊपर की जो स्किन है वहाँ पे लालपन आने लगता है और वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो लक्षण है वो होता है पेन ओवर द साइनस साइड। साइनसेस हमारे इस एरिया में और इस एरिया में यूजुअली पेन उसमें होगा। फंगल इन्फेक्शन की सबसे खास बात होती है कि ये इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है, मतलब ये तेज़ी से मल्टीप्लाई होके बॉडी के अंदर की जो टिश्यूज़ हैं उनको सड़ाना शुरू कर देता है, यानी उन्हें डिकम्पोज करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से वहाँ की जो नसें हैं वह भी डैमेज हो जाती हैं। तो दर्द के बाद फिर हमें फेस के ऊपर नमनेस होने लगती है, यानी वहाँ वाले हिस्से पे हमें कुछ महसूस नहीं होता है। जैसे जैसे ये फंगस नाक और साइनसेस में फैलने लगता है वैसे बॉडी का रिस्पॉन्स भी आता है और हमें फीवर भी आ सकता है। तो कोई भी अगर कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में फीवर अगर बहुत तेज़ और परसिस्टेंट फीवर वापस से आता है तो ये एक लक्षण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का। इसके अलावा नाक से डिस्चार्ज आना, खांसी होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इस इन्फेक्शन का एक लक्षण ये भी है कि हमें नाक के अंदर या मुंह के अंदर ब्लैक पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। ये डायरेक्टली फंगस इन्वॉल्वमेंट के वजह से होते हैं और इसका मतलब वहाँ वाला टिश्यू काफ़ी डैमेज हो चुका है और फंगस उसे पूरी तरह डिकम्पोज कर चुकी है। जैसे जैसे ये फंगस और एडवांस होता जाता है वैसे ये हमारी आइज़ को भी इन्वॉल्व करने लगता है और आँख जिस बोनी केज में होती है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये ऑर्बिट के अंदर घुस जाता है और वहाँ के सारे टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है। इससे आँख के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, आँख के आसपास लालपन हो सकता है, आँख के अंदर इतनी सूजन आ जाती है कि आँख धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगती है। इसे हम प्रोक्टोसिस कहते हैं और आँख में अत्यंत दर्द होता है और आँख बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये आँख की रोशनी को भी ख़त्म कर सकती है क्योंकि ये आँख की नस को परमानेंट डैमेज कर देती है। अगर ब्लैक फंगस को टाइमली तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता तो फिर ये आगे जाके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकती है। यदि यह फंगस बढ़ते बढ़ते ब्रेन की तरफ चली जाती है तो इससे मेनिंजाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं और अभी जितने इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें लगभग 50% डेथ रेट है इस इन्फेक्शन का। ट्रीटमेंट ना मिलने पर ये फंगस ब्लड के थ्रू भी पूरी बॉडी में पहुंच सकता है। पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और इसी वजह से डेथ का रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि आपको अपने लक्षणों से ऐसा लगता है कि ब्लैक फंगस का रिस्क है या ब्लैक फंगस के लक्षण हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें एक ENT स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए जो कि हमें इसके डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सके। इस बीमारी को पकड़ने के लिए हमें फेस का और साइनसेस का और ऑर्बिट का CT स्कैन या MRI करना पड़ता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किस एक्सटेंट तक फंगस का इन्फेक्शन पहुंच चुका है। क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी का यूज़ भी करा जाता है जिसमें कि टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसे प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और उसमें फंगस के स्पोर्स और फंगस को डायरेक्टली विजुअलाइज करके इसका डायग्नोसिस कंफर्म करा जाता है। अब एक बार इसका डायग्नोसिस बन जाता है तो इसका ट्रीटमेंट का मेन स्टे होता है एंटी फंगल दवाइयाँ जैसे एम्फोटेरिसिन B इत्यादि। ये जो दवाइयाँ हैं इन्हें हम नस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और इन्हें हमें काफ़ी दिनों तक देना पड़ता है क्योंकि फंगस को पूरी तरह ख़त्म करने में हमें समय लगता है। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना हमें इसका अच्छा इफ़ेक्ट दिखाई देगा। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की सबसे ख़राब बात है कि एक बार जो टिश्यू डैमेज हो जाता है उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जान बचाने के लिए
और बाकी हमारे जो अनइन्वॉल्व टिश्यूज़ हैं उन्हें बचाने के लिए हमें इन्फेक्टेड टिश्यू को सर्जरी द्वारा हटाना पड़ता है। इसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं और काफ़ी सारे केसेस में सर्जरी द्वारा डिब्राइडमेंट ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, जिससे कि हम पेशेंट की जान या उसकी आँख की नज़र या और कोई वाइटल चीज़ को बचा पाए। हर कोविड से रिकवर्ड पेशेंट को इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ व्यक्ति जो कि जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक है वो इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिनको अत्यधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, या फिर जिनका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, जिनका ऑक्सीजन ट्यूबिंग है, या जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, वो अगर कंटामिनेटेड है तो इसमें इसका रिस्क रहता है। और इसे अगर अर्ली हम कैच कर लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो इसमें हमें 100% रिकवरी भी मिल जाती है। तो इस बीमारी से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मीडिया में और अन्य जगह पर इसे बहुत पब्लिसाइज करा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और सिर्फ कुछ लोगों में इस तरह का हमें इन्फेक्शन मिला है, और वह भी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक निगलेक्टेड रहा, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें समय पर नहीं मिला। तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि टाइमली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट करके इस बीमारी को हम 100% क्योर कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको इस बीमारी का रिस्क है या नहीं। वो है हमारा सिंपल WBC काउंट, यानी जो हम हीमोग्राम टेस्ट करते हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट होता है, उस काउंट को हम चेक करते हैं। वो अगर नॉर्मल रेंज में है तो फिर आपको इस बीमारी का रिस्क नहीं है, क्योंकि वायरस के अटैक की वजह से बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट काफ़ी कम हो जाता है। तो वो काउंट का रिकवरी अगर नॉर्मल हो रहा है, वो अगर विदिन 7 डेज वापस अपने नॉर्मल लेवल के पास आ गया है, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आपको इस बीमारी का रिस्क नहीं रहेगा। यदि वो काउंट लो आता है तो फिर हमें जो हमारा फेस है, नोज़ है, उसके आसपास का हाइजीन मेंटेन करना और ज़रूरी हो जाता है। उसके आसपास हमें क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाते हैं। सिंपल सलाइन वाटर से या नमक के पानी से हम अगर अपना नोज़ और माउथ को क्लीन रखेंगे तो फिर हम इस बीमारी से आसानी से हम अपने आप को बचा पाएंगे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने से इस बीमारी से हम 100% लड़ सकते हैं। इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हाँ, इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, और यदि हम रिस्क फैक्टर्स में आते हैं तो हमें इसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और एक अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है कि हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि हम इस बीमारी को होने से बचा पाएँ, और हो भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं आँखों से रिलेटेड अपने सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।